दोस्तों, भारत और चीन दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी तकरार के किस्से जन्मों से चले आ रहे हैं, जिसमें कुछ किस्से तो आज के हैं और कुछ किस्से सदियों पुराने हैं जो आज भी सुलझने का नाम नहीं ले रहे। उसी में से एक है चीन का तिब्बत पर कब्जा करना। ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में सुना सबने है, पर असल में क्या हुआ था इसके बारे में आज भी कोई नहीं जानता। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर कैसे चीन ने किया तिब्बत पर कब्जा, क्या है पूरी कहानी, क्यों भारत आए दलाई लामा और क्यों चीन रखता है भारत से पैर। जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प से 3 साल पहले भी दोनों देश डोकलाम में एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। भारत चीन सीमा विवाद का दायरा लद्दाख, डोकलाम, नाथुला से होते हुए अरुणाचल प्रदेश की त्वांग घाटी तक जाता है। अरुणाचल प्रदेश के त्वांग इलाके पर चीन की निगाहें हमेशा से रही हैं। चीन त्वांग को तिब्बत का हिस्सा भी मानता है और कहता है कि त्वांग और तिब्बत में काफी ज्यादा सांस्कृतिक समानता है। त्वांग बौद्धों का प्रमुख धर्म स्थल है। दलाई लामा ने जब त्वांग की मॉनेस्ट्री का दौरा किया था तब भी चीन ने इसका काफी विरोध किया था। यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे तब भी चीन ने उनकी यात्रा पर फॉर्मल प्रोटेस्ट दर्ज किया था। चीन तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। अरुणाचल प्रदेश की 1080 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगी है। चीन ने तिब्बत को साल 1951 में अपने नियंत्रण में ले लिया था, जबकि साल 1938 में खींची गई मैकमोहन लाइन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। तो आइए समझते हैं कि कब और कैसे चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया था। तिब्बत के कब्जे की कहानी के बारे में बताएं। चलिए उससे पहले जानते हैं एक बार तिब्बत के इतिहास के बारे में। मुख्य तौर पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के इस सुदूर इलाके को संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। चीन में तिब्बत का दर्जा एक ऑटोनोमस रीजन के तौर पर है। चीन का कहना है कि इस इलाके पर सदियों से उसकी सॉवरेंटी रही है, जबकि बहुत से तिब्बती लोग अपने वफादारी अपने एक्साइल्ड स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा के प्रति रखते हैं। दलाई लामा को उनके फॉलोअर्स एक जीवित ईश्वर के तौर पर देखते हैं, तो चीन उन्हें एक अलगाववादी खतरा भी मानता है। तिब्बत का इतिहास बेहद उथल पुथल भरा रहा है दोस्तों। कभी वो खुद मुख्तार इलाके के तौर पर रहा है तो कभी मंगोलिया और चीन के ताकतवर राजवंशों ने उस पर हुकूमत की है। लेकिन साल 1950 में चीन ने इस इलाके पर अपना झंडा लहराने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक भेज दिए। तिब्बत के कुछ इलाकों को ऑटोनोमस रीजन में बदल दिया गया और बाकी इलाकों को इससे लगने वाली चीनी प्रांतों में मिला दिया गया। साल 1959 में चीन के खिलाफ हुए एक नाकाम विद्रोह के बाद 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्होंने निर्वासित सरकार का गठन किया। 60 और 70 के दशक में चीन की कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान तिब्बत के ज्यादातर बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया गया। माना जाता है कि दमन और सैनिक शासन के दौरान हजारों तिब्बतियों की जानें भी गई थी। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी तिब्बत की। चलिए अब इसे भी जान लेते हैं कि यह विवाद की कहानी शुरू कहां से हुई। चीन और तिब्बत के बीच विवाद तिब्बत की कानूनी स्थिति को लेकर है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी के मध्य से चीन का हिस्सा रहा है, लेकिन तिब्बतियों का कहना है कि तिब्बत कई शताब्दियों तक एक स्वतंत्र राज्य था और चीन का उस पर निरंतर अधिकार नहीं रहा। मंगोल के राजा कुबलाई खान ने युआन राजवंश की स्थापना की थी और तिब्बत ही नहीं बल्कि चीन, वियतनाम और कोरिया तक अपने राज्य का विस्तार किया था। फिर 17वीं शताब्दी में चीन के चिंग राजवंश के तिब्बत के साथ संबंध बने। 260 साल के रिश्ते के बाद चिंग सेना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, लेकिन 3 साल के भीतर ही उसे तिब्बतियों ने खदेड़ दिया। 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा की। फिर 1951 में चीनी सेना ने एक बार फिर तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया और तिब्बत के शिष्टमंडल से एक संधि पर हस्ताक्षर भी करा लिए, जिसके अधीन तिब्बत की प्रभुसत्ता चीन को सौंप दी गई। दलाई लामा भारत भाग आए और तभी से वे तिब्बत की स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब 1949 में दोस्तों चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो उसे बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया गया। तिब्बत में चीनी सेना तैनात कर दी गई। राजनीतिक शासन में दखल किया गया, जिसकी वजह से तिब्बत के नेता दलाई लामा को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद तिब्बत का चीनीकरण शुरू हुआ और तिब्बत की भाषा, संस्कृति, धर्म और परंपरा सबको निशाना बनाया गया। किसी बाहरी व्यक्ति को तिब्बत और उसकी राजधानी लहासा जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसे प्रतिबंधित शहर कहा जाता है। विदेशी लोगों के तिब्बत आने पर यह पाबंदी 1963 में लगाई गई थी। हालांकि 1971 में तिब्बत के दरवाजे विदेशी लोगों के लिए खोल दिए गए थे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इन सब में दलाई लामा का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए अब इसके बारे में भी हम आपको समझाते हैं। चीन और दलाई लामा का इतिहास ही चीन और तिब्बत का इतिहास है। सन 1409 में सिखाम्पा ने
जेलक स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था। ये जगह भारत और चीन के बीच थी, जिसे तिब्बत नाम से जाना जाता है। इसी स्कूल के सबसे चर्चित छात्र थे केन-दुन ग्रुप, जो आगे चलकर पहले दलाई लामा बने। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को एक रूपक की तरह देखते थे। इन्हें करुणा के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। दूसरी तरफ इनके समर्थक अपने नेता के रूप में भी देखते थे। दलाई लामा को मुख्य रूप से शिक्षक के तौर पर देखा जाता था। लामा का मतलब गुरु होता है। लामा अपने लोगों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। 1630 के दशक में तिब्बत के एकीकरण के वक्त से ही बौद्धों और तिब्बती नेतृत्व के बीच लड़ाई है। मांचू, मंगोल और ओइरात के गुटों में यहाँ सत्ता की लड़ाई होती रही है। आखिर 5वें दलाई लामा तिब्बत को एक करने में कामयाब रहे थे। इसके साथ ही तिब्बत सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनकर उभरा था। जेलक बौद्धों ने 14वें दलाई लामा को भी मान्यता दी। दलाई लामा की चुनावी प्रक्रिया को लेकर ही विवाद रहा है। 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। करीब 40 सालों के बाद चीन के लोगों ने तिब्बत पर आक्रमण किया। चीन का यह आक्रमण तब हुआ जब वहां 14वें दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। कुछ सालों बाद तिब्बत के लोगों ने चीन शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये अपनी सॉवरेंटी की मांग करने लगे। हालांकि विद्रोहियों को इसमें सफलता नहीं मिली। दलाई लामा को लगा कि वह पूरी तरह से चीनी चंगुल में फंस जाएंगे, इसलिए उन्होंने भारत का रुख किया। साल 1959 में दलाई लामा के साथ भारी संख्या में तिब्बती भी भारत आ गए थे। चीन को भारत में दलाई लामा को शरण मिलना अच्छा नहीं लगा। तब चीन में माओ त्से तुंग का शासन था। दलाई लामा और चीन के कम्युनिस्ट शासन के बीच तनाव बढ़ता गया। दलाई लामा को दुनिया भर से सहानुभूति मिली, लेकिन अब तक वह निर्वासन की ही जिंदगी जी रहे हैं। चलिए, अब इन सब के बाद आपके मन में यह सवाल भी जरूर आया होगा कि क्या तिब्बत चीन का हिस्सा है। तो आपको बता दें, चीन तिब्बत संबंधों से जुड़े कई सवाल हैं जो लोगों के मन में अक्सर आते हैं, जैसे कि क्या तिब्बत चीन का हिस्सा है? चीन के नियंत्रण में आने से पहले तिब्बत कैसा था और इसके बाद क्या बदल गया? तिब्बत की निर्वासित सरकार का कहना है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि इतिहास के अलग अलग कालखंडों में तिब्बत विभिन्न विदेशी शक्तियों के प्रभाव में रहा है। मंगोलों, नेपाल के गोरखाओं, चीन के मंचू राजवंश और भारत पर राज करने वाले ब्रिटिश शासक, सभी की तिब्बत के इतिहास में कुछ भूमिकाएं रही हैं। लेकिन इतिहास के दूसरे कालखंडों में वो तिब्बत था जिसने अपने पड़ोसियों पर ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल किया, और इन पड़ोसियों में चीन भी शामिल था। दोस्तों, दुनिया में आज कोई ऐसा देश खोजना मुश्किल है जिस पर इतिहास के किसी दौर में किसी विदेशी ताकत का प्रभाव या आधिपत्य ना रहा हो। तिब्बत के मामले में विदेशी प्रभाव या दखल अंदाजी तुलनात्मक रूप से बहुत ही सीमित समय के लिए रही थी, लेकिन चीन का कहना है कि 700 साल से भी ज्यादा समय से तिब्बत पर चीन की संप्रभुता रही है और तिब्बत कभी भी एक स्वतंत्र देश नहीं रहा है। दुनिया के किसी भी देश ने कभी भी तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। जब भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना साल 2003 के जून महीने में, भारत ने यह आधिकारिक रूप से मान लिया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात के बाद भारत ने पहली बार तिब्बत को चीन का अंग मान लिया था। वाजपेयी जियांग जेमिन की बातचीत के बाद चीन ने भी भारत के साथ सिक्किम के रास्ते व्यापार करने की शर्त मान ली थी। तब इस कदम को यूं देखा गया कि चीन ने भी सिक्किम को भारत के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया है। भारत अधिकारियों ने उस वक्त ये कहा था कि भारत ने पूरे तिब्बत को मान्यता नहीं दी है जो कि चीन का एक बड़ा हिस्सा है, बल्कि भारत ने उस हिस्से को मान्यता दी है जिसे स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।